ब्रिटिश जब से आए थे सन 1600 ईस्वी में, तब से लेकर इन लोगों ने भारत में हर एक जगह पर युद्ध किया था। सबसे पहले इन लोगों ने बंगाल पर कब्जा किया। पहले तो यहाँ मैसूर वाला जो इलाका था, जो साउथ वाला इलाका था, वहां पे रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास में इलाका कब्जा करके रखा ही था। साथ साथ यहां पर भी, ये बंगाल में भी कब्जा कर लिया था। प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के पश्चात, भारत में प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल पर कब्जा हो गया। और 1757 का फर्रुख सियर का 1717 में फर्रुख सियर का फरमान, उसके वजह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी पा गया कौन? अंग्रेज। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। इसके पश्चात ये लोग पूरा का पूरा मैसूर वाला इलाका कब्जा करते हैं, इधर कर्नाटक वाला इलाका कब्जा करते हैं, इधर मराठाओं को हराते हैं और महाराष्ट्र वाला इलाका कब्जा करते हैं मराठाओं के साथ लड़कर। और इस जगह पे जो साइड में यहाँ पर पंजाब था, पंजाब वाले साइड को भी जीत लेते हैं। तो टोटल बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सब पे ये लोग कब्जा करते चले गए थे। महाराष्ट्र, कर्नाटका, मैसूर, ये सब छोटे छोटे इलाकों पर ये लोग कब्जा करने चल दिए थे। साथ साथ यहाँ पर पंजाब पे भी पूरा भारत इन लोगों के कब्जे में था। तो इन लोगों ने क्या किया, देश के अंदर अब कानून व्यवस्था बनाना चालू किया कि कोई भी हम लोगों के ऊपर डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकता, कोई भी हम लोग के ऊपर 1857 की क्रांति के तरह कहीं हम लोग को मार ना दे। ठीक है, कोई भी हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता कि अंग्रेज काम नहीं कर रहे हैं, उन लोग को जबरदस्ती काम करना पड़ेगा जो अंग्रेज देंगे। ये उन लोगों का क्या कहलाया? अधिनियम कहलाया, एक्ट कहलाया। ठीक है, एक्ट कहलाया। इस एक्ट के तहत 4 गो एक्ट बनाए गए, इस नियमों के तहत 4 गो एक्ट बनाए गए। और उन लोगों ने 2 कंडीशन इसमें रखे। एक, सेना में भर्ती कराया जाएगा, राज्य को संभालने के लिए पुलिस में भर्ती कराई जाएगी। और इसमें ज्यादातर जो लोग होंगे, जो पुलिस के कांस्टेबल रहेंगे, उसमें भारतीय रहेंगे। समझ में आ गया? उसमें कौन रहेगा? भारतीय, इंडियंस रहेंगे। आर्मी में जो रहेंगे वो लोग सब के सब गोरखास रहेंगे, पंजाबी रहेंगे, लेकिन उन लोग को उच्च पद नहीं दिया जाएगा जब तक वो लोग अच्छा काम नहीं कर लेते। आप लोग मूवी देखे होंगे RRR, ये मूवी में देखना, रामचरण रहते हैं। रामचरण क्या करते हैं? अंग्रेजों की सेना में रहते हैं, उनको वो पद मिलना होता है जो पद उनको चाहिए था। तो वो क्या करते हैं? अपने ही देशवासियों को खतरनाक पीटते हैं, ठीक है, मारते हैं। तो उनको बहुत ही दुख लगता है, लेकिन उनका मकसद था कि उनके मतलब जो ये बंदूकें हैं, बंदूकों वाले जगहों पर वो क्या पा जाए, वो जगह पा जाए, तब वहां से क्या करे, बंदूकें पूरे हर एक के हाथ में होगा, हर एक गांव के हाथ में होगा बंदूकें, ताकि वो अंग्रेजों से लड़ सके। और ऐसा ही हुआ। लास्ट में जाकर RRR मूवी का एक और सेकेंड निकलेगा पार्ट, अभी पार्ट 1 है, खत्म हुआ, वो खत्म नहीं है। उसके बाद कैसे बताएगा जानते हो? देखना, आपको मूवी में बता देगा कि, उससे पहले ही बता देते कास्टिंग कैसे होगा, कि अंग्रेज फिर उसको ढूंढेंगे वो दोनों दोस्तों को, और जितने भी बंदूकें हैं उन बंदूकों को लेकर हर एक के राइफल के ऊपर एक नंबर रहता है, वो नंबर से ना सबका पता लगाया जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, अब उसमें वो एक्ट काम आएगा। ये जो एक्ट पढ़ाएंगे अभी आप लोगों को, ये एक्ट काम आएगा। टोटल 4 गो एक्ट बनाए गए थे। कितने एक्ट? 4। ठीक है, जिनको कहा जाता है चार्टर एक्ट। क्या कहा जाता है? चार्टर एक्ट, याद रखिएगा। कितने एक्ट बनाए गए? टोटल 4 एक्ट बनाए गए। सबसे पहला एक्ट 1793 का एक्ट था। ये 4 गो एक्ट याद रखिए, आपको डेट केवल एक तो याद रखना है। अभी एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको चारों के चारों एक्ट क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। अभी बताते हैं। चार्टर एक्ट, ठीक है, फिर चार्टर एक्ट बना फिर से। अच्छा सर, ये चार्टर एक्ट बनाने का कारण क्या था? इतना दिनों तक जो लड़ाई युद्ध चल रहा था ना, अंग्रेज अब नहीं सोच रहे थे कि हम लड़ाई करें। अब जो चलेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, जो भी सेना बनाई जाएगी, पुलिस बनाई जाएगी, वो सब कैसे चलेंगे? रूल्स के हिसाब से चलेंगे। इसलिए यहां पर अब क्या बनाया जाता था? रूल्स बनाया जाता था। अब आप एक और डेट खाली याद रखो, इसमें 20 प्लस कर दो। 1793 में कितना कर दो? 20 प्लस 3,
9 दो कितना है 11, 17 और 1 18, 1813 का एक्ट। सेकेंड चार्टर एक्ट कब हुआ 1813। फिर इसमें 20 प्लस कर दो, 3 3 8 1। फोर्थ चार्टर एक्ट कब हुआ 1833। ठीक है, फिर इसमें 20 प्लस कर दो, 3 5 8 1। फोर्थ चार्टर एक्ट कब हुआ 1853। ठीक है, हो गया। एक डेट याद रखिए, 20 20 20 प्लस करते जाइए, 4 गो चार्टर एक्ट हुआ था। ये 1853 को चार्टर एक्ट 1857 की क्रांति के पहले बना है। देखो सब बना है ना, सब 1857 की क्रांति के पहले बना है कि नहीं है। 1757 1764 और उसके बाद क्या बना, पहला चार्टर एक्ट बना 1793 का। ठीक है, अब इस चार्टर एक्टों में क्या कहा जाता था, इसके लिए हम एक पीडीएफ निकाले हैं, आप लोग देख लेना, समझ लेना। देखिए, पहला चार्टर एक्ट कब हुआ था 1793। भारत में कंपनी के व्यापारी अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इनसे प्रेसिडेंसी पर गवर्नर जनरल की शक्तियों को भी मजबूती प्रदान की गई। भारत में अंग्रेज जो भी आए थे सब गवर्नर जनरल बन के आए थे। कैसे बन के आए थे, गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। ठीक है, ये कौन थे, गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल थे, देखो ये गवर्नर जनरल थे। तो भारत के कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को अगले 20 वर्ष तक फिर और बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जाने, बिना किसी से परमिशन के भारत में जो अंग्रेज थे वो व्यापार कर सकते थे। जबकि भारत पे कब्जा किसका था, भारतीय राजाओं का था। लेकिन अंग्रेज बिना किसी से पूछे चार्टर एक्ट लेके आते थे, एक्ट बनाते थे। अंग्रेज भारतीयों के खिलाफ बनाते थे वो एक्ट, और वो क्या करते थे, यहीं पर रहकर वो लोग अपने ही हमारे देश में टैक्स लूट के लेके चले जाते थे। लेकिन उनको कोई बोलने वाला नहीं होता था, बिकॉज सभी कोई हार चुका था लगभग। देखो ना, युद्ध हुआ 1793 से पहले भी कई सारे युद्ध हुए, उसमें अंग्रेज ही जीते। इसलिए अंग्रेज अपने आप को महान बनाना चाहते थे। इसलिए अगले 20 वर्ष तक कंपनी क्या करता था, शासन करना चालू कर दिया, अगले 20 वर्ष के लिए फिर से। समझ में आया, मतलब 1793 का चार्टर एक्ट ये कहता है कि अंग्रेज 20 साल के लिए और रहेंगे, जाएंगे नहीं। अब भारत में व्यापार उसी तरीके से चलेगा। दूसरा, 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी, चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी। शिक्षा के लिए 1 लाख का आवंटन किया गया, 1 लाख रुपए का एजुकेशन दिया गया, एलोटेड किया गया, 1 लाख रुपया दिया जाएगा और सभी को शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, चाहे वो नीच जाति को हो चाहे उच्च जाति को हो, सबको इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सबको इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, समझ में आया। और 1860 के लगभग में इंग्लिश को कंपलसरी बना दिया गया। इस समय कंपलसरी नहीं था, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी हो गया 1860 में। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, क्या नाम था, लॉर्ड मैकाले। तो मैकाले बाबा ने क्या कर दिया, इंग्लिश को कंपलसरी बना दिया कि इंग्लिश पढ़ोगे तभी नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये समझ में आया 1813 का चार्टर एक्ट। चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी एकाधिकार समाप्त कर दिया। मतलब एकाधिकार का मतलब जो मोनोपोली होती है ना, ये चाइना के साथ जो था वो केवल कौन कर सकता है मोनोपोली, केवल अंग्रेज कर सकते हैं। चाय और चीनी के साथ व्यापार छोड़कर, चाय का व्यापार छोड़ दिए, चीनी का व्यापार छोड़ दो, इस कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी गई। जो ईसाई मिशनरी थे, जैसे श्रीरामपुर मिशनरी यहाँ भारत में आया ना, श्रीरामपुर मिशनरी 1818 में, लगभग 1800 में आया था और श्रीरामपुर कॉलेज बनाया था, वो श्रीरामपुर मिशनरी था। उसी तरह ये मिशनरीज क्या कर रहे थे, अपने धर्मों का प्रचार कर रहे थे, और आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, वर्तमान में भी हो रहा है हम लोग के श्रीरामपुर कॉलेज में। देख लेना, छोटे छोटे बच्चों को ले आके लेके जाता है, अब बोलता है कि जाओ बाबू, एकदम मस्त, एकदम फ्री में पढ़ाई होगा, आना तुम लोग वहां पे। फ्री में पढ़ाता है, चॉकलेट देता है, पेंसिल देगा,
रबड़ देगा, कटर देगा, ये सब कुछ एकदम कॉपी वॉपी प्रोवाइड कराएगा और उसमें पूरा का पूरा जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा रहेगा और बच्चे आराम से चल जाते हैं उनके पास। अपने धर्मों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उन लोग के धर्मों के बारे में वो सिखा देंगे मिशनरीज तरह। ठीक है, तो 1813 में ये हुआ, चाय और चीनी के साथ व्यापार करना छोड़ दिया। दूसरा 1833 कंपनी के सभी व्यवसायिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई, यह एक प्रशासनिक निकाय बन गई और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब देखो 1833 में पहले क्या होते थे, सब के सब बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, बंगाल में गवर्नर जनरल। 1833 के बाद अब भारत का गवर्नर जनरल बनना चालू हो गया। ठीक है, 1833 के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल बनना चालू हो गया। इसका एक पीडीएफ दे देंगे, गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है। गवर्नर जनरल पहले बंगाल के होते थे 1833 से पहले, और उसके बाद भारत के बनने चालू हो गए। मतलब अब भारत पे टोटली कब्जा हो गया था, इसीलिए भारत पे बनना चालू हो गया। तो गवर्नर जनरल पहले कहाँ के थे, बंगाल के थे। बंगाल जैसे ही जीत गया तो इसके बाद वो लोग कहाँ बनने चालू हो गए, भारत के। ठीक है, समझ में आया। समझ में आया कि नहीं। तो देखो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, लॉर्ड कहा जाता था। किसी को भी इज्जत देने के लिए ये लोग अपने आप से क्या करते थे, बोलते थे कि लॉर्ड लगाओ हमारे सामने, हम तुम्हारे भगवान हैं, लॉर्ड है। इसीलिए आज भी देखना कभी जज के पास, जज के क्या बोलाता है, माय लॉर्ड बोला जाता है ना, यही लोग लेके आए थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग क्या थे, पहले भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल। कब से कब तक रहे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1785 तक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1785 तक। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ठीक है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कब, 1833 के चार्टर एक्ट के पश्चात। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सब लोग इसमें लगभग 10 साल, 5 साल, 15 साल ऐसे रहे थे। ठीक है, 5 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए भी रहा था। तो याद रखना है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स और भारत के पहले गवर्नर जनरल हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1905 में लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंग भंग किया था, बंग भंग आंदोलन उन्होंने किया था। बंग को भंग कर दो, यानी बंगाल को तोड़ दो, फूट डालो और राज करो। ठीक है, तो ये 1833 या 1773 से लेकर 1785, ये सब अभी पढ़ना है। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है, बहुत सारे एक्टों के बारे में पढ़ना है, चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ना है। चार्टर एक्ट कब से, 1793 से, एगो याद रखना है, फिर 20 साल जोड़ देना है, याद रहेगा। आगे बढ़े, देखो फिर चार्टर एक्ट कब आता है, 1853 में। 1853 का जो चार्टर एक्ट रहता है, ये अंतिम चार्टर एक्ट होता है। ब्रिटिश संसद को कभी भी कंपनी का शासन समाप्त करने की अनुमति दी और सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की गई। ठीक है, ये अंतिम चार्टर एक्ट था। ब्रिटिश संसद को कभी भी कंपनी का शासन समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। जो यहाँ पे भारत में ब्रिटिश थे, ये ब्रिटिश अपने मनमौजी हो चुके थे, इसीलिए इंग्लैंड से एक चार्टर एक्ट बन के आया जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1853 का। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया था, भारत में कंपनी ने क्या किया था, अपने मर्जी से टैक्स वसूलते थे। जैसे मान लो कहीं पर 60% का टैक्स है तो ये लोग 80% वसूलते थे, 20% अपने जेब में रख लेते थे, बाकी 60% इंग्लैंड भेज देते थे। लेकिन इंग्लैंड को ये बात पता नहीं चलती थी। आई महारानी विक्टोरिया 1858 में, महारानी विक्टोरिया आई और उन्होंने कहा कि देखिए ये ब्रिटिश संसद क्या कर रहा है,
वहां पर जबरदस्ती टैक्स का वसूली कर रहा है। वो बंगाल से भी टैक्स ले रहा है, साथ साथ भारत से भी टैक्स ले रहा है। भारत मतलब पूरे राज्यों से, और बंगाल से भी टैक्स ले रहा है। अब ये भी नहीं, ये और खतरनाक हो चुका था। बंगाल के मुख्य मुख्य एरिया चुन लिया गया था, जैसे श्रीरामपुर वाले इलाके से भी क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। अब श्रीरामपुर में कौन बसते थे, डेनमार्क वाले बसते थे। ये डेनमार्क यहीं पे था, ये बगल में ही है। ऑलिव चर्च जो है ना, ये चर्च इसी से लिया जाता था, टैक्स दिया जाता था। डेनमार्क वाला लोग बनाया है, 1833 के पहले बनाया है। और अभी तक देखो उसकी दीवारें अभी तक टूटी नहीं है। यहाँ ब्रिज 2 दिन का पहले बनाया हुआ टूट जाता है। वो 1833 के चार्टर एक्ट के पहले का बना हुआ है। ये उसको देखोगे ना, वहां पे एक घड़ी देखना लगा हुआ है, वो घड़ी उसी समय का लगा हुआ है, बशर्ते खाली बंद हो गया है। लेकिन उसमें घड़ी बैटरी लगा दिया जाए, बड़ी सी बैटरी लगती है। अब खैर उतना पुराना है वो, उसकी बैटरी थोड़ी मिलेगी, ठीक है। तो उसको साफ ऑफ करने का ना उन लोग को पैसा मिलता है, जो वहां पे देख रेख करते हैं, उसको केयर टेकर जो होते हैं। वो घड़ी उसी समय की लगी हुई है, आज तक उसमें देखो जंग नहीं लगा है। क्या पता किस तरीके का पेंट किया था, और इतना बेहतरीन तरीके से उसका पेंटिंग होते रहता है हमेशा। 25 दिसंबर के पहले ना पेंटिंग हो जाता है, तो इसीलिए जो बना हुआ है जो, वो वैसे का वैसी है। लेकिन अंदर के जो दीवार बनाए गए हैं ना, वो दीवार अभी तक टूटे नहीं। वो छोड़ो ना, राम सीता लाइन का जो गरबा है, ऐसे 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 करके, ठीक है। अरे घर का डिजाइन ऐसे ही बनाया गया है, अंग्रेजों के बनाए गए हैं ये। ईट अभी तक एगो टूट के गिरा नहीं है नीचे, अभी तक इतना बेहतरीन तरीके से प्लास्टर किया गया है, ठीक है। देखने से ऐसा लगता है कि भाई गिर जाएगा कभी भी, लेकिन गिरता नहीं है, इतना बेहतरीन तरीके से। हाँ, लेकिन करंट और रेंट आ जाता है, बारिश वारिश होगा ना, करंट चलता रहेगा, हाथ धो दो करंट आ जाएगा उसमें। राम सीता लाइन का, वो राम सीता लाइन का जितने भी लोग, तुम लोग तो जानबे करती होगी, वो घर किसका बनाया, वो सब ब्रिटिशों का है, ब्रिटिश का बनाया हुआ, ठीक है। जो जलकल मार्ट है, जलकल उसमें पानी का देखो टैंकी है पूरा अंदर में, वो पूरा का पूरा उसी समय का बना हुआ है, और वो पाइप भी उसी समय का लगा हुआ है। उसमें जो ईटे है ना, ईटे इतना मोटा मोटा देखो, लाल कलर का ईटा उसी समय का है, 1818 के पहले का है। 1818 का पहला, 200 से 300 साल हो गया अभी हम लोगों का, वो लोग का जाए हुए, लेकिन अभी भी वो ईट उसी तरह है, ना गिरा है ना कुछ हुआ है, वो ऐसी की तरह खड़ा है एकदम, ठीक है। और उसके जो गेट उट है ना, किसी का हिम्मत नहीं है उसका गेट निकाल के उसको चोरी करके ले जाके बेच दे, किसी का हिम्मत नहीं है। खुलेगा ही नहीं, इतना खतरनाक है, और कटेगा भी नहीं जल्दी, ठीक है। इतना खतरनाक बनाया गया। उस समय के सामान थे, एकदम खतरनाक मिलता था, प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते थे। तो ब्रिटिश सांसद को कभी भी कंपनी का शासन समाप्त करने की अनुमति दी। और सिविल सेवा, ICS, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस। तो ICS में क्या किया गया, खुली प्रतियोगिता दी गई, जो भी चाहे अंग्रेज हो, चाहे भारतीय हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सब कोई इसमें क्या कर सकता है, अपना एग्जाम दे सकता है। एग्जाम देके आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहले भारतीय थे कौन, जिन्होंने ICS का एग्जाम एक बार में निकाला था, पता है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस, ICS, उसके साथ साथ साइंटिस्ट, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस, ये सब एग्जाम निकाले हुए हैं जगदीश चंद्र बोस। लेकिन जब जगदीश चंद्र बोस को पढ़ाने का मौका दिया गया प्रेसिडेंसी कॉलेज में, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक अफसर बोलते हैं कि ये इंडियंस क्या पढ़ाएंगे, ये पढ़ा सकते हैं, हमारे वेस्टर्न कल्चर को थोड़ी पढ़ा सकते हैं, हमारे वेस्टर्न एजुकेशन को थोड़ी पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश पढ़ाएंगे। ये बने आगे साइंटिस्ट, टेस्कोग्राफ नामक एक मशीन बनाए, अब उसी मशीन से पूरा रौंद दिए पूरा पेड़। अब पेड़ के बारे में इतना खतरनाक शिक्षा दे दिए कि अंग्रेज उनको बुलाने लगे इंग्लैंड, आइए हमारे पास, प्रोफेसर बना देंगे यहाँ पर। बोलता है ना यहाँ जाएंगे ना वहां जाएंगे, ना तुम्हारे स्कूल में पढ़ाएंगे ना तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाएंगे, हम एक अलग अपना कॉलेज खोलेंगे, बोस विज्ञान मंदिर बोस साइंस टेम्पल खोला गया, ठीक है, वो अपना स्कूल खोले। अब स्कूल में बच्चों लोग को पढ़ाया जाता है, आज भी है कलकत्ता में, ठीक है। बोले कि हमको हाफ पैसा देता है, पूरा पैसा नहीं देता, अंग्रेज वालों को पूरा पैसा मिलता है, हमको हाफ पैसा देता है। हम बोले, वो बोले कि हम हाफ पैसा भी नहीं लेंगे, तुम अपना पैसा अपने पास रखो, ठीक है। और उसके बाद जब इधर आ गए, कलकत्ता में आए, बढ़िया तरीके से अपना स्कूल खोले, और बोस विज्ञान मंदिर, और उसमें टेस्कोग्राफ ला के मशीन रख दिए। जिनको भी पढ़ना था, चाहे अंग्रेज हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सब कोई जाके उसमें पढ़ सकता था। और जो फैकल्टी थे ना उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे थे,
बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी, वो सब कोई जगदीश चंद्र बोस से ही पढ़े लिखे थे। अब वो लोग खुद क्या कर रहे थे, बने थे फैकल्टी, और अंग्रेजों के बच्चों को वो लोग पढ़ाते थे। अंग्रेज के बच्चे वहां जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ के बोस विज्ञान मंदिर में जाते थे पढ़ने के लिए, ये सब थे। तो आईसीएस का एग्जाम निकालने वाले सुभाष चंद्र बोस, समझ में गया। आईसीएस का एक बार में एग्जाम निकाल लिए थे, वो भी 15-16 दिनों बाद ना, 15-16 दिनों नहीं, लगभग 1 से 1.5 महीना बाद वो भी लात मार के चल दी। बात आईसीएस का कौन नौकरी करेगा, ये लोग के अंडर में काम करेंगे हम, ये लोग के अंडर में काम नहीं करना है हमको, ठीक है, इतना खतरनाक था। तो सिविल सेवाओं की परीक्षा कब से चालू हो गई, 1853 में। अंग्रेज भी दे सकते थे और साथ साथ भारतीय भी, तो याद रहेगा। चार्टर एक्ट कब कब आया, तब 1793, 20 साल जोड़ दीजिए, कब 1813, फिर 1833, 1833, फिर 1853, ठीक है, 93, 13, 33, 53, ठीक है, 93, 13, 33, 53, 93 केवल एक ही तो है, 1793, इसके बाद तो 1800 आ जाएगा, तो 1800 में 3 गो हुआ, 1813, 1833, 1853, याद रहेगा, चार्टर एक्ट हुआ। ये लोग क्लास कहीं नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई से ज्यादा काम है का किसी का। अब लड़की लोग में से भी कई जोर नहीं आई है, हाँ कोई बात नहीं, 4th सेमेस्टर में सब पगलाएगा, 4th सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर आखिरी सेमेस्टर है ना, उसमें सब पगलाएगा, ठीक है। ये याद हो गया, तो बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड का लगाना है, अब है हम लोग यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग डायरेक्ट, क्या कर लेगा वो, चल गया होगा ऊपर है, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका नाम वो लगा सकते हो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, क्योंकि इसने सती प्रथा पे रोक लगाया था, समझ में आया, सती प्रथा पे रोक लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रहेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा, राजा राम मोहन राय के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक ने काम किया था। आगे बढ़े बाबू, चलो आगे फिर देखते हैं, एक बार में तुम लोग समझ जाता है, बहुत अच्छा बात है। आत्मत्राण चैप्टर 5 हिस्ट्री 1 कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला अच्छे, ये तो आंग्ल मैसूर वगैरह पढ़ा दिए थे, आंग्ल मैसूर वॉर, आंग्ल सिख युद्ध बता दिए थे, राजा रणजीत सिंह, अमृतसर की संधि हुई थी, आंग्ल सिख युद्ध, ये भी सब हो गया था। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से लेकर 49 तक के बीच में। उसके बाद नियंत्रण के साधन कौन कौन से थे, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कंट्रोल, ये ब्रिटिश शासन के भारत में अपनी सत्ता को अस्थायी बनाने और विद्रोह को दबाने के लिए कानून, नौकरशाही, पुलिस और सेना का एक कठोर औपनिवेशिक ढांचा बनाया गया। ये इसको कहा जाता है कॉलोनियल लॉज, ठीक है, कॉलोनियल लॉज कहा जाता है। इसमें सबसे पहले धारा कौन सी थी, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, पूरा नाम क्या है, इंडियन पीनल कोड, और सीआरपीसी, ठीक है, कौन सा, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये होता है। इसमें क्या कब लगाया गया था, ये अभी भी है आईपीसी की धारा। आईपीसी की धारा के अनुसार कौन काम करते हैं, पुलिस काम करते हैं, और सीआरपीसी की धारा के अनुसार पुलिस और साथ साथ जज भी काम करते हैं, ठीक है। जब आप अदालत में कभी जाओगे, मान लो पॉलिटिकल साइंस का कभी ऑनर्स लोगे ना, तो कभी भी मतलब अदालत में जाओगे, जैसे जज वगैरह जब बैठे रहेंगे ना, तो या फिल्म विल्म में देखे होगे कि किसी को फांसी की सजा जब दी जाती है, आईपीसी की सेक्शन की धारा 253, 256, 302, 307, 302 के तहत फुर मर्डर, 307 के तहत हप मर्डर के तहत इनको 4 साल की सजा दी जाती है। और सीआरपीसी की धारा,
ठीक है, 332, 240 ऐसे करके बताता है। अब बताने के बाद देखना उसको लास्ट में लिख के, अगर फांसी की सजा होगी तो पेन तोड़ देता है। अब पेन क्यों तोड़ता है सर? क्योंकि उससे किसी का मौत लिखा जाता है, तो फिर वही पेन से किसी को और नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसीलिए उस पेनों को तोड़ देता है, दूसरा पेन आता है, सारा रजिस्टर भरा जाता है इससे तक, ठीक है। सबका अपना अपना एक प्रोसीजर है, सबका अपना अपना प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर के अनुसार काम करते हैं लोग। तो आईपीसी की धारा जो लगाता है वो कौन लगाता है? पुलिस लगाता है। आईपीसी की धारा 302 के तहत फुल मर्डर, किसी ने मर्डर किया तो लेके जाओ जेल में, और उसके बाद अरेस्ट करके उसको देखना, बोलता है अरेस्ट करके लेके गया है तो ऊपर पहले क्या हुआ है? अरेस्ट हुआ है। अरेस्ट होने के बाद उसको कस्टडी में रखा जाएगा, कस्टडी में चलेगी पूछताछ, उस पूछताछ के दौरान खूब मारपीट मारता है खूब, ठीक है। और उसके बाद लेके जाता है किसके पास? जज के पास। जज साहब देखिए 2 दिन पहले 5 दिन पहले 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और वो लगभग 32 जनों ने मिलकर ऐसा किया, ठीक है, 32 लोगों ने मिलकर ऐसा किया, इसको क्या सजा होनी चाहिए? 11 जन पकड़ा गया है, अभी और बाकी है, सबको पकड़ो। जज बोलेगा सीधे सबको पकड़ो, ठीक है। और 11 जन में से जिनको जिनको पकड़ा गया है कस्टडी में अभी मार खा रहा है खूब, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। हाँ, खाली मार खा रहा है वो। जब तक जज नहीं बोलेंगे तब तक कैसे होगा? फांसी तो दिलेवे करेगा, मर्डर किया है भाई। लेकिन क्या है ना कि उसके पीछे पीछे बहुत सारे अभी लोकल आदमी लोग और लोकल नेता लोग क्या है ना उसके पीछे पीछे लगे होंगे, ठीक है। नेतवा लोग का नाम थोड़ी आता है, लेकिन वही लोग कराता है जहां तक लगता है ना। वो लोग साफ हो जाते हैं, हाथ साफा कर लेते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग। तो इस वजह से क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और आजकल इतना खतरनाक हो रहा है, किसी को चक्कू भोंक दे रहा है तो किसी को मार दे रहा है, किसी को कोई भय नहीं है कानून का। अंग्रेजों के समय में ऐसे करता रहता था ना कोई, तो वो जो नई ऊख पेरने वाला मशीन होता है, हाथवे डाल के पेर देता था उसको, और उसका ब्लड उसी को लिया के उसी को पिला देता था, पी बेटा, ठीक है। ऊख पेरने वाला जो मशीन होता उसमें। और आपको बताए कितना खतरनाक लोग का मतलब कि दंड होता था, दंड, इसको दंड संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? दंड कैसे देना है, दंड, दंड समझते हो ना, एकदम कैसे मारना पीटना है उसके वजह से। देखो लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1860 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा अपराधों और दंडों का कानूनी ढांचा जिसके उपयोग क्रांतिकारियों को कठोर दंड देने के लिए किया जाता था। कोलूबेल होते, कोलूबेल सेलुलर जेल भेजकर, अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है, वो सेलुलर जेल में भेजकर कोल्हू बैल के तरह खटाता था और उसमें से तेल निकालता था। इंसानों का तेल निकलता था, साथ साथ सरसों का भी तेल निकलता था। उससे 2 काम हो जाते थे, इंसान अपना घमंड भूल जाता था और सरसों तेल से उसका खाना बन जाता था। वही खाना ये लोग खाता था। दिन भर में एक बार खाना देंगे, तुमको और कुछ नहीं करेंगे, खाली खाना देंगे, और कुछ तुमको एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं चलेगा। कितनों बड़े क्रांतिकारी हो, चाहे भगत सिंह हो चाहे कुछ भी हो, तुमको वैसे ही सेलुलर जेल में रखा जाएगा। जैसे वीडी सावरकर को, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, क्या कह रहा है? कहाँ फांसी होता है सर आज के डेट में? बाबू आज के डेट में नहीं होता है, सजा दे जा रही है। जब होगा फांसी तो उसको दिखाता भी कौन है? ये भी तो देखो, फांसी हो रहा है तो उसको सजा भी कौन, मतलब उसको दिखाता भी कौन है? कोई नहीं दिखाता है। तो फांसी हो भी गई चाहे नहीं हुई, हम लोग 2 दिन उसको याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। अरे वो छोड़ो ना, अपने घर में किसी की मृत्यु होती है तो बेटा 2 दिन याद रखते हैं छोड़ जाता है, हमको ऑफिस जाना है यार, जो गया गया, ठीक है, ये बात है। तो वो तो खैर हम लोग क्या थे, हम लोग तो उनको जानते ही नहीं है, उस बच्चियों को हम लोग जानते थे। अभी 11 साल की एक लड़की के साथ इसमें हुआ बरुईपुर में, वो सुने कि नहीं सुने? 4 जनों ने मिल कैसे किया, मतलब दुष्कर्म इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपको हम कहाँ ही बताए। वो लोग को फांसी उसी की कोई जरूरत नहीं है, जज सीधे फांसी उसी की कोई जरूरत नहीं है, जज के पास लेके जाना ही नहीं है, मारो पीटो एनकाउंटर करो, वहीं सीधा है, खेल खत्म करो उधर, ठीक है। और मतलब ऐसे जगह पे वार करो ना, अगर मान लो बच भी जाता है ना, कि ऐसे जगह पे वार करो कि उसकी आने वाली पुश्ते भी ना जन्मे, वैसी सोच वाली। तब एक वो हमारे भारत में ना एक जैसे नहीं, एक अभी लहर चला है ना ये सबका, ये लहर टोटली खत्म हो जाएगा। और बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम कम उम्र के बच्चे नहीं है, हाई मतलब 45 साल 50 साल के लड़के आदमी लोग हैं, ये लोग ऐसा दुष्कर्म कर रहा है। इसकी भी तो बेटी ओटी होगी यार, हाँ, ऐसा दुष्कर्म कर रहा है, ये लोग नहीं सोचता है। हम लोग देखो, हम लोग बहुत ही तुच्छ आदमी है, बहुत ही तुच्छ है। जज के पास ना वैसा 4 को दिमाग आया,
4 गो दिमाग। वैसे वैसे केसेस उसके पास 400-500 आते होंगे हर दिन, हर दिन का बात बोल रहे हैं, ठीक है। हर एक घंटे, आपको पता है, हर एक घंटे 30,000 रेप होता है, 30,000 एक दिन में, एक दिन में एक्चुअली में देख लो। अरे अभी पढ़ा रहे हैं, अभी तो ठंडा हो जाएगा। 30,000 होते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के समय में तो कोई बोल देता, कोई रेप करके दिखा देता, कोई चोरी करके दिखा देता, कोई टैक्स का पैसा लेके चल जाता। ये लोग क्या करता था पता है, वो कार्रवाई वारवाई नहीं होगी उसके ऊपर, जो क्रांतिकारी होगा उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। अब ये लोग क्या करते थे, अपने शक्तियों का गलत फायदा भी उठाते थे, और हमारे पास शक्ति भी है लेकिन गलत फायदा भी नहीं उठा रहा है उसका। हमारा जो संविधान है ना, इतना कठोर है ना, ऐसा संविधान लॉर्ड लिटन ने भी कहा था कि भारतीय संविधान जब बनेगा ना, भारत के लिए, भारत के वासियों के लिए, ऐसा संविधान, कठोर संविधान कभी लिखा नहीं जाए। ऐसा कठोर संविधान किसी ने नहीं लिखा, लेनिन ने भी कहा कठोर संविधान, भारत के जैसा कठोर संविधान कहीं नहीं है, लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं करता है। फॉलो करता ना, बस बना के चल दिया है। आई लोग क्या करता था, एक रोलर ऐसे रखता था, ऐसे रोलर, इसमें काटा लगा हुआ रहता था, ऐसे लोहे का ऐसे काटा, और इसमें आदमी को सुला दिया जाता था ऐसे, ठीक है, और उसको धर के पीस दिया जाता था। ऊपर एक और रोलर होता था ऐसे, एगो इस तरफ चलता था, एगो इस तरफ, धर के पीस देता था। इतना भयानक होते थे। लेकिन आजकल की पब्लिक को कोई डर ही नहीं, सही बात तो ये है, तब ऐसे घिनौने हरकत हो रहा है, ठीक है। इसीलिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। पेट्टू श्री रामलू कहे थे एक बार, पेट्टू श्री रामलू बोले थे कि जवाहरलाल नेहरू तो अंग्रेजों से भी खतरनाक हैं। पेट्टू श्री रामलू बोले थे जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों से भी खतरनाक है। ये हम लोग की बातें नहीं सुनते, अंग्रेज तो बात सुनते भी थे, लेकिन यहाँ के जो नेता लोग हैं, ये लोग बातें नहीं सुनता है। इसको सामने चेहरा कुछ और, इनको फांसी, ठीक है, अब पीछे जाकर तो कुछ और, काहे बोला रहे ऐसे, धमका देगा, काहे बोला ऐसे, मंच पे ज्यादा उड़ रहा था तुम, ठीक है। और भी बात नहीं, नेता लोग का ऐसा ऐसा खतरनाक होता है, ठीक है। नेता खतरनाक होते हैं बाबू। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा, कोई कोई नेता है जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही अच्छे तरीके से काम किए हैं, ठीक है, स्वर्गीय। साउथ कोरिया नहीं बाबू, नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया को तो धर के मार देता है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया किम जोन ठीक है। बाबू जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं ना इन लोगों के बारे में, जज वैसे पहले ही से सोच लेता है। जब जब आपके ऊपर हाथ कैसे, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपका हाथ कैसे कांप रहे हैं, भाई याद था ये वाला, लेकिन आ नहीं रहा है। वैसे जजों का नाम अपना एक डिमांडेबल होता है, वो दोनों पक्षों को सुनता है, दोनों पक्ष को न सुनना है, वो ऐसा किया तो किया क्यों, और मतलब ये अगर कोई मर गया है तो वो मरा क्यों, हर जगह पे क्यों लगा के पूछा जाता है नीदरलैंड में, ठीक है। नीदरलैंड वगैरह चल जाओ, या फिर और एक कोई जगह है वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस जगह पे ना हमेशा 5 गो क्यों लगाया जाता है, 5 गो क्यों, क्यों इसने किया, अगर किसी ने पान थूका तो क्यों थूका, और पान जिसने खाया तो क्यों खाया, पान खा के ही थूकने का क्या कारण था, तो क्या और क्यों लगा के हमेशा पूछते रहता है। अगर किसी की जान चली गई तो कैसे गई, अब क्यों गई, ठीक है, बस इतना ही। और बोलेगा कि डॉक्टर की गलती थी, तो क्यों डॉक्टर की गलती थी, ठीक है, डॉक्टर क्यों, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, अगर पढ़ा लिखा नहीं था तो क्यों नहीं पढ़ा लिखा था, उसने एनेस्थीसिया के जगह पे बेटा दे दिया कोनो जहर का इंजेक्शन, तो क्यों दिया, जहर के बारे में वो नहीं जानता था, तो क्यों नहीं जानता था, डॉक्टर की डिग्री पा गया तो कैसे पा गया, क्यों पा गया, ठीक है। इतना खतरनाक, वहां पे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्यों का अगर आपने आंसर नहीं दे दिया, फांसी, सीधे फांसी।
यहाँ पर तो मतलब क्या ही बताए, 10 दिन जेल में रहेगा, जेलरे से बेटा ठीक एकदम ठीक कर लेगा, आओ पैसा दो, एकदम जेल में अपना ऐशो आराम वाला जिंदगी जिएगा। तो उसको जेल क्या बोलता है, जेल अभी के आदमी लोग क्या बोलते हैं, जेल ससुरारी है, आते जाते रहते हैं, ससुराल है, आते जाते रहते हैं। तो देखो आईपीसी की धारा क्या कहलाता है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, अंग्रेजों ने लेके आया था और ये आज भी चल रहा है, भारत में आज भी चल रहा है। इसके तहत अपराधों और दंडों का कानूनी ढांचा तैयार किया गया था, क्रांतिकारियों को कठोर दंड दिया जाता था और देने के लिए ये किया गया था 1860 में। उसके बाद सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, अपराधी मामलों को कानूनी प्रक्रिया, देखो कानूनी प्रक्रिया अगर कोई करेगा तो क्या करेगा, सीआरपीसी, कानूनी पे कोई प्रक्रिया होगी, लॉ का कानून प्रक्रिया बनेगा तो वो सीआरपीसी होगा। लेकिन अगर आईपीसी होगा, डायरेक्ट उसको क्या दिया जाए, दंड दिया जाए, कठोर दंड दिया जाए। जैसे किसी को बैल के तरह काम कराया, किसी से मतलब गेहूं पिसवाया, एकदम चक्की चलवाया, एकदम बदतरीन तरीके से पानी लाने को ढोने को दे दिया, पूरा जेल को क्या पिलाओ, पानी पिलाओ, जाओ, ठीक है, इतना खतरनाक। वीडी सावरकर इस तड़पन से वो मतलब जेल छोड़ के भाग गए, वीडी सावरकर तोड़ के नहीं, जेलवा उसका जेलर के एक साथ एक दोस्ती बनाए, जेलर का चाबी उबी लेके बढ़िया से ताला खोले, अब भाग गए, ठीक है। और वहां से पूरा तैरते तैरते कोई एक नाव वो मिला, उस नाव के बाद वो बोला कि हम तो भाई बांग्लादेश जाएंगे, आप इधर क्या कर रहे हैं, हम तो बांग्लादेश जाने वाले हैं, ठीक है, बोला उधर से छोड़ देना ना। तो वो कुछ किनारे पर, जैसे बे ऑफ बंगाल के किनारे पर ही उनको छोड़ दिया, और वो तैरते 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 लगभग 6 से 7 घंटे का तैराकी किए, और उसके बाद आए किनारे पर, तब फिर भारत आए। फिर अंग्रेजों लोग पकड़ते रह गया, को पकड़ ही नहीं पाया। बहुत ही मस्त आदमी थे। 1898, ठीक है, 1898 में क्या हुआ था, अपराध के मामले में कानूनी प्रक्रिया तय की गई थी। इसमें पुलिस और अदालतों को स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की व्यापक अधिकार थे। और ये त्वरित कार्रवाई का मतलब होता है एकदम जल्दी कार्रवाई करना है, क्योंकि आंदोलनकारी लोग बहुत खतरनाक थे ना। जैसे अभी के भगत सिंह कौन थे, भरत तिवारी, नाम सुने हो, भरत तिवारी, वो अभी के क्रांतिकारी थे। जैसे अभी जैसे क्रांतिकारी देख ले रहे हो ना, भरत तिवारी को देख लेना, अगर वो शहीद हो गए अभी, भरत तिवारी को देख लो, उसी तरह सेम कौन थे, भगत सिंह थे, सेम उसी की तरह काम करते थे। भगत सिंह जैसे काम कर रहे हैं वैसे ये भरत तिवारी काम किए थे। ये अपने लोगों के लिए खड़े हुए थे। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई, जब इनका एनकाउंटर हो रहा था, तो कोई लोग भी इनके पीछे नहीं गया, कोई लोग नहीं। और जब मर गए ना, तब इनके लिए तो कोई मिटिल निकाल रहा था कि काहे मार दिया, काहे मार दिया। उससे पहले कोनो साथ नहीं था। ये बोले थे भी, ये बोले भी थे कि मेरा साथ दे चाहे नहीं दे, हम भगत सिंह की तरह जिए थे, अब भगत सिंह की तरह ही मरेंगे, ठीक है। आइडियल थे भगत सिंह इनके, भरत तिवारी। इनके पिताजी को इनके ऊपर गर्व होता है, मेरा बेटा कुछ करके मरा है, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किया गया 1860 में आईपीसी और 1898 में सीआरपीसी। उसके बाद देखो क्या बनाया गया, बंगाल का रेगुलेशन एक्ट बनाया गया 1818 में। यह अत्यंत दमनकारी कानून था जो ब्रिटिश अधिकारियों को बिना किसी अदालती मुकदमे के, 1818 का जो था बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1818 में, यह एक अत्यंत दमनकारी कानून था जो ब्रिटिश अधिकारियों को बिना किसी अदालती मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में लिया जा सकता था। अनिश्चित इनफाइनाइट समय तक क्या किया जा सकता था, उसको हिरासत में लिया जा सकता था। मतलब उससे बिना पूछे, बिना कुछ राय लिए, उसके ऊपर शक हुआ, लेके आओ, पकड़ो, डाल दो जेल में, ठीक है, इतना खतरनाक। तो ये हिरासत में ले जाता था, ये 1818 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेसों को पूरी की पूरी स्वतंत्रता नहीं थी। अगर वो कुछ भी लिखेंगे अंग्रेजों के खिलाफ तो उनका प्रेस बंद कर दिया जाएगा। प्रेस मतलब न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जो होते थे ना, न्यूज़पेपर उनके खिलाफ नहीं लिख सकता था। न्यूज़पेपर लिखे हुए करेगा तो बांग्ला में, अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं लिखेगा। बंगाल में रहेगा तो बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है, ये सब हिसाब से चलेगा। लेकिन अंग्रेजी में लिखना ही पड़ेगा। तुम बोलोगे कि हम हिंदी में लिख के आगे बढ़ जाए, नहीं होगा, अंग्रेजी देना पड़ेगा ताकि अंग्रेज भी पढ़ सके, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया
और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सख्त सेंसरशिप लगाई गई। सेंसरशिप मतलब उसके ऊपर देख रेख करने लगा कि ये ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर ठीक नहीं लिखा है, अंग्रेजों के खिलाफ लिखा है, तो उसका प्रेस बंद कर, जरूरत नहीं है प्रेस चलाने का। ठीक है, तो कई सारे ऐसे भी थे जो प्रेस से पैसा कमाते थे, समझा, समाचार पत्र से। लेकिन समाचार पत्र में जैसे नील दर्पण, नील दर्पण में नीलहे गोरों के बारे में लिखा गया है, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है नील दर्पण। तो नील दर्पण एक समाचार पत्र था, ठीक है। तो समाचार पत्र में नीलहे गोरों के बारे में दिया गया। तो नील की खेती कैसे कराते थे जबरदस्ती, नील कैसे होता था, 5 साल तक जमीनें बंजर हो जाती थी। तो ये सब क्या होते थे, एक मतलब ढांचा चलता था इन लोगों का पूरा एक रिकॉर्ड रहता था। तो वो रिकॉर्ड में अगर अंग्रेजों का रिकॉर्ड खराब कर दिए तो उनका दीनबंधु मित्र भी कुछ नहीं कर पाते थे। नील दर्पण भी लास्ट में बंद करा दिया गया, फिर चालू हुआ अलग अलग नामों से। ठीक है, ब्रिटिश विरोधी विचारों को प्रसार रोका जा सकता था, मतलब जो ब्रिटिश के विरोध होंगे इनके प्रचार को क्या कर सकते थे, रोक सकते थे। बंगाल में सब ज्यादातर पढ़े लिखे होते थे। देखो बंगाली लोग हमेशा पढ़े लिखे होते हैं, हमेशा देख लेना, कोई भी बंगाली चाहे पुराने जमाने से हो कोई भी, और आज जो बंगाली हो वो लोग पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, जैसे हम लोग में क्या होता है, 10 क्लास तक पढ़ा, और हिंदू में देख लेना 10 क्लास तक पढ़ा, उसके बाद जिम्मेदारी इतनी खतरनाक आ गई कि क्लास छोड़ दिया, 11-12 क्लास नहीं किया और चल गया काम करने के लिए। हिंदुओं में बहुत ऐसा देखोगे, बंगालियों में कभी देखे हो ऐसा, वो सोचेंगे कि अपने बच्चों को बढ़िया तरीके से पढ़ा दें। हम मतलब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे होते हैं, तो अपने बच्चों को भी सोचते कि पढ़ाई लिखा है, फिर वो उसके बच्चे। हम लोग में क्या होता है, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, जा कमा चाहे मत कमा, हम ना खिलाएं तो के बैठा के, सीधे होता है कि नहीं होता। इतना खतरनाक, जितना पढ़ने को मन करता वो लोग वो भी छोड़ देता है पढ़ने में, बात कौन पढ़ेगा, ऐसे कमा लेते बढ़िया रहता, ऐसा है। तो पहले के लोग क्या करते थे ना, ब्रिटिश विरोधी विचारों का प्रसार को क्या कर सकते थे, रोक सकते थे। ये रोका जा सकता था। ब्रिटिश विरोधी जो विचार होते थे, जो ब्रिटिश के विरोधी होते थे, ब्रिटिशों के विरोधी, उन लोग को देखो, कुछ ब्रिटिश अपने विचारों को प्रकट करते रहते थे, और कोई कोई ऐसे होते थे जो ब्रिटिश विरोधी होते थे, तो उन लोगों का विरोधी पना भी किसमें छप जाता था, ये प्रेस में, समाचार पत्र में छप जाता था, समाचार पत्र में ये छप जाता था, और अंग्रेज उसको पढ़ लेते थे, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये विचार अगर छपे ही ना तो कितना अच्छा है, अगर छपेगा तो उसके छापाखाना ही उठा लो, बंद कराओ छापाखाना। ठीक है, ऐसे होते थे। दूसरा देखो, शस्त्र अधिनियम 1878, भारतीयों को हथियार रखने पे प्रतिबंधित किया गया। अंग्रेजों को छूट थी, अंग्रेज बंदूक रख सकते थे, ठीक है, ताकि वे कोई सशस्त्र विद्रोह ना कर सके 1878 में, क्योंकि इन्होंने देखा था कि 1857 का क्रांति जो था उसमें बहुत सारे लोग बंदूक चलाना सीख गए थे और अपने पास बंदूक भी रखते थे एक्स्ट्रा। अंग्रेजों के बिना बताए वो लोग बंदूक रखते थे, और कोई भी आता था ना बंदूक तान देता था। ठीक है, कोई घोड़ा पे बैठ के आया अंग्रेज, ओए चल 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 इधर से निकल, चल निकल निकल, मार तो घोड़ा दबा दे अभी ये, तुम निकल यहाँ से, ये हमारा राजा है यहाँ पर, इतने खतरनाक। तो इसलिए अंग्रेजों ने ये अधिनियम लाया, आर्म्स एक्ट लेके आया, और आर्म्स एक्ट के तहत भारतीयों को, कोई भी भारतीयों को एक्स्ट्रा बंदूक रखने की कोई इजाजत नहीं थी। एक्स्ट्रा का कोई बंदूक रख नहीं सकते थे, लेकिन अंग्रेज रख सकते थे। ये तो एक तरफा हो गया ना। ठीक है, तो विद्रोह होगा कि नहीं होगा, विद्रोह हुआ खतरनाक। राजद्रोह कानून लेके आ गया, 124A धारा लगाई गई 1870 में। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलने या लिखने पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इसका शिकार कौन हुए, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेता हुए। राजद्रोह कानून धारा 124A के तहत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर बोलोगे तो आपको जेल होगी, और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग वो ब्रिटिश के खिलाफ ही बोलते थे। ठीक है, तो इनको भी जेल हुआ, महात्मा गांधी को भी जेल हुआ, बिना किसी वारंट के। वारंट का मतलब होता है बिना किसी सफाई के। ठीक है, आपको जेल उठा के लेके चल जाएंगे आपके घर से। जैसे अभी के कानून के हिसाब से अगर तुमको कोई उठा के लेके जाएगा तो बोल सकते हो भाई सफाई दो अपना, क्यों हमको लेके जा रहे हो, वारंट तो दिखाओ, अरेस्ट वारंट तो दिखाओ।
लेना फिल्म में बताता है अरेस्ट वारंट कहाँ है, वारंट लेके आए हो, किसी से पूछ के लेके आए हो, और वारंट कौन देता है, वारंट कौन देता है, कोर्ट देता है। जाओ इसको पकड़ के लेके आओ। तो कोर्ट के जज से सीधे आईपीएस आईएएस का सीधे क्या रहता है, कॉल रहता है कि सर एक जन को पकड़ने जाना है, शक के नजरिए से देखा जा रहा है, वारंट दे दीजिए। तो थोड़ा सा उधर से फैक्स मशीन रहेगा, इधर फैक्स मशीन में आएगा, पूरा वारंट लेके चल जाएगा। देखिए पेपर है, वारंट है, नेताजी लेके जाना है आपको, चलिए जेल में, पूछताछ होगा, कहाँ गया पैसा आपका पूरा, ये टैक्स का पैसा, वारंट होता है। समझ में आया। रक्षा रक्षा अधिनियम डिफेंस ऑफ द इंडिया एक्ट 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू हुआ था। भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके फांसी देने और राष्ट्रवादी गतिविधियों को पूरी तरह दबाने के लिए व्यापक अधिकार मिला था। तो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था। अंग्रेज अपने आप से क्या करते थे, डिफेंस करते थे कि हमको जब मन तब क्रांतिकारी लोग उड़ा दे रहा है, भारतीय क्रांतिकारी लोग, इन लोग के ऊपर क्या लगाया जाए, फांसी लगाया जाए, और बिना किसी वारंट के, बिना किसी गिरफ्तारी के सीधे ठोक दिया जाए, चाहे कोई भी क्रांतिकारी हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्रांतिकारी पता है कौन है, जो सबसे कम उम्र में चल बसे थे, बता सकते हो। हाँ, खुदीराम बोस। मात्र 17 से 18 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। किंग्सफोर्ड को मारने चले थे। 15 दिन से किंग्सफोर्ड एक जज था, अंग्रेजों का जज था वो, और वो मतलब भारतीयों के ऊपर ना हमेशा कोई ना कोई निरंकुश मतलब कुछ ना कुछ लगाते रहता था। तो एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ से ये लोग 15-16 दिनों तक खूब ईटा लेके प्रैक्टिस किए। किंग्सफोर्ड की गाड़ी आएगी, मारेंगे ईटा, मारेंगे ईटा। ठीक है। तो इनके साथ थे और एगो खुदीराम बोस। ठीक है। खुदीराम बोस के साथ और एक जन थे, खुदीराम बोस और उनके दोस्त दोनों मिलकर ईटा का प्रैक्टिस कर रहे थे कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी जैसे ही जाएगी ना यहाँ से, उसको मारेंगे। ये भारतीयों के ऊपर बहुत ज्यादा शासन करता है, बहुत ज्यादा। तो प्रैक्टिस तो 15-16 दिन तक कर लिए। किंग्सफोर्ड की जो ओरिजिनल गाड़ी थी, ओरिजिनल, तो किंग्सफोर्ड जैसे जैसे जाता था ना, जब चला जाता था तो वो लोग प्रैक्टिस करते थे उसी पेड़ पर चढ़ के कि हम लोग कहां से मारेंगे इसको, बम पेड़ पे से चढ़ के मारेंगे, तब इसको उसी जगह पे जाके गिरेगा सेम। तो वो लोग एक मतलब एक समय लगा लेते थे कि भाई इसी समय पे आएगा, तब तक हम लोग को बम फेंक देना है। 15 से 16 दिनों बाद जब ये पूरा प्रैक्टिस हो गया बढ़िया से, किंग्सफोर्ड, उसकी पत्नी कैनेरी और उसकी बेटी, ये तीनों की तीनों लोग गए कहां पर, यहाँ पे अदालत में, कोर्ट में गए। ठीक है। कलकत्ता के कोर्ट में गए, और कोर्ट में जाने के पश्चात, कलकत्ता हाई कोर्ट में जाने के पश्चात, वहां पे जो भी था ना, ये अपनी पत्नी को दिखाता था, देख हम कैसे भारतीयों के ऊपर देखो कैसे शासन करते हैं, हम अंग्रेज देखो कैसे शासन करते हैं। अपनी बेटी को दिखाता था किंग्सफोर्ड कि देखो कितना बेहतरीन तरीके से लोग को फांसी की सजा दे देते हैं, ये देखो ये चर्मकार है, ये बेटा चमड़ा सीता है, इसने किसी के साथ गलती कर दिया था या फिर इसके साथ कोई गलती होगा, कोई ना बात नहीं, दोनों को शासन, दोनों को जेल होगी, देखो बेटी देख लो सब। हाँ हाँ पापा, वाह वाह, गुड, वेरी गुड, क्या बढ़िया से आप शासन करते हैं। यही बात ना खुदीराम बोस को बहुत मतलब अटपटा टाइप का लगता था। जो भी कानून होगा भारतीयों के लिए, अंग्रेजों के लिए कुछ भी नहीं। अंग्रेज जो शासन कर रहे हैं, नील की खेती जबरदस्ती करा रहे हैं, किसी बहू बेटियों को उठा के लेके चले जा रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं। तब जाके खुदीराम बोस उस दिन जिस दिन आ रहे थे, जो गाड़ी में किंग्सफोर्ड को बैठना था, उस गाड़ी में कैनेडी बैठ गई। खुदीराम बोस ये सोचे कि उस गाड़ी में कौन है, किंग्सफोर्ड है। वो जैसे ही गाड़ी आई, ये तो प्रैक्टिस किए थे ना ईटे की, ईटा नहीं था, अब बम था हाथ में। ठीक है। मारे बेटा, बम जो फूटा उससे कैनरी और उसकी बेटी चल बसी। ठीक है। उस गाड़ी में उसकी पत्नी और बेटी थी, और किंग्सफोर्ड बच गया। वो थोड़ा पीछे था उस दिन, मतलब कि ऐसा हुआ कि जिस दिन समय में हमेशा गाड़ी जाता था उसका, इन लोगों ने समझा कि वही गाड़ी है, उसी गाड़ी में बैठ के जाता है, तो वो सबसे पहले वो पीछे था, और उसकी पत्नी आगे निकल गई थी, मर गया। खुदीराम बोस भाग गए, उनको फांसी हो गई। ठीक है।
1908 में। समझ में आया? इतना खतरनाक था। तब किंग्सफोर्ड ने कहा पकड़ के लेके आओ इन लोग को, बहुत बढ़ गया है, लाओ फांसी दो, डायरेक्ट फांसी। ठीक है, कोई कार्रवाई हो रही नहीं। हमारा पत्नी बेटी मार दिया, हम नहीं तो न तो हमको भी मार देता। ठीक है। इसके बाद हुआ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया? रॉलेट एक्ट आया 1919 में। बहुत खतरनाक एक्ट था। अगर मान लो ये क्रांतिकारी बंदूक रखा है, बंदूक अपने पास, मेरे को शक हुआ कि बेटा बंदूक रखा है, पकड़ के लाओ एकाउंटर। शक के आधार पर, केवल शक हुआ ना कि होमवर्क नहीं करके आया है, एनकाउंटर। समझ में आया? ये कानून ऐसा था, 1919 का कानून। शक के आधार पर किसी को भी लेके जाता था, मार देता था, क्रांतिकारियों को। ठीक है। यही रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का एक जगह, पंजाब का अमृतसर, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में लगभग 1200 आदमी थे। कितने आदमी? 1200। इसमें महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब कोई थे। वही जलियांवाला बाग में क्या हुआ, 1200 आदमियों को भून के रख दिया बिना किसी से पूछे। तुम लोगों ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आए क्यों? जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर, जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर। जनरल ओ डायर ने वहां पे जनरल आर डायर को लेके जाते हैं और जनरल आर डायर से फायरिंग करवाते हैं। ये फायर नहीं करता है, जनरल आर डायर से क्या करवाता है? फायरिंग करवाता है। और जनरल ओ डायर ने पूरा बिना किसी से पूछे उनको अनुमति दे देता है, एडमिशन दे देता है, मारो। 1200 आदमियों को चुन चुन के मारा जाता है, चुन चुन के। और वहां पे पता है पंजाबी लोग, तो वहां पे अमृतसर में ज्यादातर पंजाबी लोग थे ना, वो उसमें से एगो पंजाबी, वो जो कुआं था ना, कुआं के ऊपर एगो पटरा लगाकर उसी के ऊपर थोड़ा सा, देखो कोई भाषण देता तो थोड़ा ऊपर रहना चाहिए ना, तो इसे बीच में बोलेगा तो कैसे सुनाई देगा, है ना? तो वो थोड़ा सा ऊपर पे थे। वो बोले कि अंग्रेज आए हैं, डरने का जरूरत नहीं है, किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये अंग्रेज हमारा कुछ नहीं कर सकते। मार के हाथ उड़ा दिया, पहला गोली में हाथ उड़ा दिया। उसके बाद तो अफरा तफड़ी फैल गई पूरा। ठीक है। और उसके बाद छाती में यहाँ बंदूक लगा, गोली लगी, गए। वो पंजाबी जो बोल रहा था डरने की जरूरत नहीं है, उसको सबसे पहले मारा। बोला नेतृत्व करने वाले को पहले मारो, नेतृत्व करने वाले को पहले मार देंगे ना, उसके बाद कोई उसके खिलाफ, मतलब हमारे खिलाफ खड़ा ही नहीं होगा। 1200 बच्चों को मार दिया गया। 1200 मतलब जितने भी आदमी वहां पे थे, औरतें थी, ना देखा कि औरत है कि ना बच्चा, सबको मारा। ठीक है। उसी समय शाम के समय में, सुबह तक ये पूरा 1-1.5 घंटे तक पूरा केस चला, और उसके बाद शाम के समय में एक बच्चा वहां की मिट्टी उठा के लेके आता है, मिट्टी उठा के लेके आता है और बोलता है कि ये मेरे देश के भारतीयों की है, इसमें मिट्टी में सनी खून है। ठीक है। और मैं इसको अपने खेत में सींचूंगा, अपने खेत में लगाऊंगा। और इसको अपने सीसी में भर के वो लेके गए थे। नाम था उनका भगत सिंह। बोले थे इसका बदला मैं लूंगा जरूर। ठीक है। और इनसे थोड़े बड़े थे उधम सिंह। कौन थे? उधम सिंह। बोले तुम बदला लोगे, मैं तो बदला लेने जा रहा हूं। तुम बदला लोगे, मैं बदला लेने जा रहा हूं। ठीक है। 1940 के आसपास में ये निकल गए, उससे पहले ही पढ़ने के लिए निकल गए इंग्लैंड। और वहीं पे थे जनरल डायर। जनरल डायर के घर में जाके रहे, कुछ दिनों तक रहे।
उनको पूरा बेहतरीन तरीके से देखा, कैसे कैसे जाता है, कैसे कब कब जाता है। ये एक्चुअली में स्टूडेंट बन के गए थे। कौन? सरदार उधम सिंह। ये स्टूडेंट बन के गए थे, लेकिन वो जनरल ओ डायर को मारने ही गए थे एक्चुअली में। तुमने जो 1919 में हरकत की थी, उसके लिए तुमको यहाँ पे ग्रेट ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। एक्चुअली में ना उनके लिए ना एक ग्रेट ऑफ ऑनर दिया गया था, मतलब इंग्लैंड में इनको तो भगा दिया गया था। जब यहाँ पे ये सब केसेस चल रहे थे ना, तो इनको भगा दिया गया, बोला जाइए आप इंग्लैंड में चल जाइए ना, तो यहाँ पे अब इतना बेवकूफ, इतना भारतीय लोग है ना, आपको छोड़ेगा नहीं, मार देगा, यहाँ से निकल जाइए। तो वो तो चले गए, जनरल ओ डायर चला गया, लेकिन अब पीछे कौन पड़ गया? सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने बहुत बेहतरीन तरीके से नंबर लेके आए, स्कॉलरशिप उठाए, अंग्रेजों से स्कॉलरशिप उठाए, और वही स्कॉलरशिप के पैसे से चले गए कहाँ? इंग्लैंड। और जा करना इनके घर में घुस के 15 दिनों तक नौकर के तरह काम किए। सबसे पहले उसके ऊपर भरोसा बनाया। जनरल ओ डायर को ना हमेशा देखते रहता था, साइकिल से आ रहा है, जा रहा है, कौन है, कैसे है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, हर एक चीज का पूरा एकदम बढ़िया तरीके से 6-7 महीने तक इनके ऊपर पूरा ये चला, इन्वेस्टिगेशन चला। किसके ऊपर? जनरल डायर। और जनरल डायर का मन जीत लिया। बोले कि कुछ आता है बनाने वनाने, खाने वाने? इनके जनरल डायर के घर में कोई नहीं रहता था। तो हाँ हाँ सर, पूरा रहता है, पूरा आपको खाना वाना सब बना के दे देंगे, आपके नौकर की तरह हम काम करेंगे। सरदार उधम सिंह, ठीक है। इसी का रिवॉल्वर था। किसका? उधम सिंह, ये जनरल ओ डायर का रिवॉल्वर था। जिस रिवॉल्वर को पहले 1919 में जिसने रखा था अपने मतलब कमर में, वही कमर से मतलब पिस्तौल से धर के 6 की 6 गोली दाग दिया। इनको जनरल ओ डायर को, सरदार उधम सिंह ने। और कैसे पता है? एक इतनी मोटी पुस्तक थी लेनिन की, वही लेनिन की पुस्तक हमेशा पढ़ते रहते थे सरदार उधम सिंह। उस समय में सबसे विख्यात लेनिन थे। भगत सिंह भी उनकी पुस्तक पढ़ते थे और सरदार उधम सिंह भी पढ़ते थे। उसी पुस्तक को इतना बेहतरीन तरीके से काटे, उसके पेजेस काटे, और उसी में वो रिवॉल्वर भर दिए। ठीक है। अब क्या किए, जब उनको लेके जाना था, कहां पर, जब अंदर जाना था ग्रेट ऑफ ऑनर देने लेने के लिए, अब ऐसे पकड़ के पुस्तक लेके जाते हैं, चेकिंग भी होती है। लेकिन जनरल ओ डायर को क्या पता था कि उसको मार नहीं जा रहा है। जनरल ओ डायर ने कहा, दिस इज माई बुक ऑल्सो कमिंग, दिस इज माई मैन, ये मेरा आदमी है, छोड़ दो उसको। तो छोड़ दिया बिना कुछ चेकिंग के। जनरल ओ डायर के लिए ही वो पार्टी रखी गई थी। जनरल ओ डायर बोलेंगे जो होगा वो सो होगा। ना चेकिंग हुआ ना कुछ हुआ, मामला अच्छा था। अब उन्होंने पहली बार देख लिया था उसको कि भाई ये इस ग्रेट ऑफ ऑनर में जाना चाहता है। भाई आपको हम क्या बताए, जब हमारे टीचर पढ़ा रहे थे ना, रोंगटे खड़े हो गए थे, इतना खतरनाक पढ़ाए थे, ऐसे ही सेम। ठीक है। तो पुस्तक में ही ना बंदूक को निकाल के, पुस्तक से निकाल के, डायर मतलब हाँ, ऐसे घूमता है, हाँ, 6 का 6 गोली दाग देता है। और इतना गुस्सा रहता है बाबू। देखो 1919 में इसने ये केस किया था, किसने? जनरल ओ डायर ने, 1919 में। और गुस्सा देख रहे हो कब तक का है? 1940 तक का। ठीक है। 6 गोली दागने के पश्चात भी वो इसे मार रहा है, और कि और गोली रहता तो और दागते और भी मारते। ठीक है। इतना गुस्सा था सरदार उधम सिंह। मेरे भारतीयों को मारता है, कॉलर पकड़ के उठा के 2 तमाचा, और मर गया है वो। जनरल डायर मर चुके हैं। इतना गुस्सा था ना, आंख से पूरा लाल हो चुका था, और उसके सामने कोई जाना नहीं चाहता था। मतलब और जो पकड़ने वाले बॉडीगार्ड्स वगैरह थे, लोग पकड़ने के लिए जाने नहीं आते। क्यों? इतना गुस्सा था वो। ये बोला, ले लिया मैंने बदला, ले लिया मैंने बदला अपने शहीदों का। ठीक है। और जनरल डायर की मौत, उसके लाश से पूछते हैं, याद है मारा था तुमने, तुम यहाँ पर ग्रेट ऑफ ऑनर लेने आए हो। ठीक है। तुमको तो पीटेंगे उसी तरह से। बहुत खतरनाक मार मारे, और उसके बाद ये उनको पकड़ा गया, और वहीं पे फांसी हो गई। कहाँ पे? इंग्लैंड में, 1940 में। सरदार उधम सिंह, उनको शहीद सरदार उधम सिंह कहा जाता है। ठीक है। जिनकी मृत्यु यहाँ पर नहीं हुई थी, उनको फांसी दिया गया था विदेश में। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रहेगा, रॉलेट एक्ट को प्रभावित किया था। ठीक है। कुछ क्वेश्चन है बाबू तुम लोग को?
ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन तो बोलो। भरत तिवारी अमर हो गए ना, उनको आने वाले बच्चे बच्चे पढ़ेंगे अब, ठीक है, उनके बारे में। अपने भाइयों को, छोटे छोटे भाइयों को, बहनों को बताइएगा ये सब। देख, भरत तिवारी नाम का भी कोई बंदा था जो सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो उनका एनकाउंटर हो गया, ठीक है। उनको बताइएगा इनके गाथाओं के बारे में, भरत तिवारी की गाथाओं के बारे में, गूगल से निकाल के उनके बारे में पढ़िए, ठीक है। कैसे कैसे वो अपने गांव के लिए क्या क्या करते थे, उसके बाद उनके बारे में अपने मतलब छोटे छोटे भाइयों को बताइए, देखा ऐसे ऐसे काम था, ऐसे काम किए थे, भगत सिंह की तरह वो माने जाते थे। कोई दिक्कत है बाबू आप लोगों को? समझ में आ गया? चार्टर एक्ट एक तो याद रखना है, उसके बाद 20 साल जोड़ देना है। कब? 1793। उसके बाद 1813, 1833, 1853, ठीक है। ये सब एक्ट याद रहेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी, डिफेंस इंडिया एक्ट, धारा 1, इसको धारा को इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं, सेक्शन 124A। आर्म्स एक्ट के तहत आर्म्स कोई भी नहीं रख पाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रेस में केवल अंग्रेजों की बढ़ोतरी होनी चाहिए, अंग्रेजों का कोई भी शिकायत नहीं करेगा। बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत दमनकारी जो बंगाल में रहते थे उनको क्या दिया जाएगा? जबरदस्ती फांसी या हिरासत में लिया जाएगा। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट प्रथम विश्व युद्ध में जो दौरान लागू हो गया था, भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने का और फांसी देने का, ठीक है। और रॉलेट एक्ट जो था, इसके तहत यह संदेश दिया गया था कि मुकदमे अनिश्चित काल तक गिरफ्तारी चलेगी, नो वकील, नो अपील, नो दलील, ठीक है। यह नाम था, नो वकील, किसी का भी वकील नहीं रहेगा, नो अपील, कोई अपील नहीं चली जाएगी, और कोई भी डायरी नहीं लेंगे, ठीक है, सीधे ठोका जाएगा, मार दिया जाएगा, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। सोच दिमाग में भगत सिंह की तरह होनी चाहिए, लेकिन हरकत गांधी जी की तरह होनी चाहिए, शांत। जब वक्त आएगा तो भगत सिंह, ठीक है, जब वक्त नहीं है तो एकदम गांधी जी जैसा शांत रहो। आओ 2 थप्पड़ मार लो, हमारी गलती है, लेकिन जिस दिन हमारी गलती नहीं होगी उस दिन अंग्रेजों की तरह सोचेंगे, मार दिया जाएगा, ठीक है, छोड़ा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। चलो।